देखो वैदिक काल की बात करते हैं। कल इससे पहले दूसरा चैप्टर फाइनल कर चुके थे, ठीक है। वैदिक काल में अगर बात करी जाए तो वैदिक काल को हम लोगों ने पहले ही बात करी थी कि मुख्यतः दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? दो भागों में बांटा था। यानी वैदिक काल के दो भाग हैं, जिसमें से एक को हम जानते हैं ऋग वैदिक काल के रूप में और दूसरे को जानते हैं उत्तर वैदिक काल के रूप में। इन दो रूपों में हम लोग वैदिक काल को बांटते हैं। यानी वैदिक काल की अगर बात की जाए तो जिसकी जानकारी हमें वेदों से या उनसे संबंधित ग्रंथों से प्राप्त होती है वह वैदिक काल कहलाता है। लेकिन वैदिक काल में भी बात करी जाए, दो भागों में बांटा, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। जितनी जानकारी हमें प्रारंभ के समय की ऋग्वेद से प्राप्त होती है वो सारा का सारा समय क्या कहलाता है? ऋग्वैदिक काल कहलाता है। यानी जब ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त हो रही है तो ऋग्वैदिक काल, और उसके अलावा अन्य ग्रंथ तरह अन्य वेद जो हैं उनसे जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो क्या कहलाएगा? उत्तर वैदिक काल कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुरुआत में आर्यों के आगमन, क्योंकि वैदिक शब्द जो जुड़ी हुई है वो है आर्यों से जुड़ी। किससे जुड़ी है? आर्यों से जुड़ी। तो आर्यों के आगमन की बात करते हैं। देखो आर्यों की बात करी जाए तो आर्यों के आगमन को लेकर बहुत ज्यादा विडंबना है, या कह सकते हैं अलग अलग लोगों के, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। अगर इसमें बात करी जाए तो कुछ लोगों का मानना है कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे, कुछ का मानना है ये तिब्बत में निवास करते थे, कुछ का मानना है ये लोग जो अटलांटिक की तरफ से आए थे, कुछ का मानना है ये पश्चिमी साइबेरिया से आए थे। यानी सबके जो है वो अलग अलग मत है, लेकिन सबसे प्रमाणिक जो माना गया है वो आर्यों को जो है मध्य एशिया का निवासी माना गया है। कहाँ का निवासी माना गया है? मध्य एशिया के। यानी प्रमुख तौर पर जो बात होती है वो यही माना जाता है कि आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। बात आता है कि आर्य क्यों कहा गया। आर्य के शब्द की बात करें तो जो आर्य शब्द है उसका एक विशेष अर्थ निकाला गया, और अर्थ होता है इसका श्रेष्ठ या फिर उत्तम। यानी उस समय के लोगों में जो सबसे श्रेष्ठ थे या सबसे उत्तम थे उन्हीं को हमने क्या कहा? आर्य कहा। ठीक है, तो इसी कारण से सभ्यता को क्या नाम दिया गया? आर्य सभ्यता का नाम दिया गया, या फिर वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। आर्यों की जिक्र की बात करते हैं कि आर्य शब्द आया कहां से, तो आर्य शब्दों का, आर्य शब्द है उसका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह हमें मिलता है ऋग्वेद में देखने के लिए। और ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद में जो वर्णन है आर्यों का वो कितनी बार किया गया है? 33 बार जो है वो ऋग्वेद में हमें आर्यों का वर्णन देखने को या पढ़ने को मिलता है। मुख्य तौर पर अगर भाषा की बात करी जाए कि आर्य कौन सी भाषा प्रयोग करते थे, तो ध्यान रखेंगे इनकी जो मूल भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत। यानी आर्य लोग कौन सी भाषा का उपयोग किया करते थे? संस्कृत भाषा का उपयोग किया करते थे। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं ऋग्वैदिक काल की। बोलो। पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। तुम्हारा प्रश्न ये है कि ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले कुछ सभ्यताएं आई थी, जैसे ताम्रयुगीन सभ्यताएं, जैसे लोहयुगीन सभ्यताएं, ठीक है, महापाषाणिक सभ्यताएं। इन सभ्यताओं को हम लोग पूर्व वैदिक काल में रखते हैं। ठीक है, जब वैदिक काल स्टार्ट हो गया तो ऋग्वैदिक काल ही है वो हमारा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, लेकिन वैदिक काल ही रहेगा। इससे पहले की 2-3 सभ्यताएं हैं, जैसे आहड़ संस्कृति हो गई हमारी, महापाषाण संस्कृति हो गई, ताम्र संस्कृति हो गई, लोहयुगीन संस्कृतियां हैं कुछ, ठीक है, उन, या बागड़ संस्कृति हो गई, बगाड़ संस्कृति हो गई, इन सब को हम लोग पूर्व वैदिक काल में या पूर्व वैदिक सभ्यताओं में रखते हैं। ठीक, बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद की। तो ऋग्वैदिक काल की बात करी जाए, इसका जो समय माना गया है वो कितना माना गया है? कौन सा? 600 वाला? हाँ, फिर अरे बोलो, ये तो पढ़ा चुके हो। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय। ठीक है, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह हम किस में पढ़ते हैं? ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस समय की कुछ विशेषताओं की, फिर बात करेंगे ऋग्वेद के लेकर। सबसे पहले विशेषताएं करते हैं कि इनका राजनीतिक संगठन किस तरीके से था, या राजनीति किस तरीके से चलती थी। देखो राजनीति की अगर आर्यों की बात की जाए तो आर्य जो थे कई समूह में विभाजित हुआ करते थे। जैसे अगर हम बात करें, ठीक, संजय सर है क्या बात?
हाँ, जैसे अगर आर्यों की बात करी जाए तो आर्य क्या करते थे, आर्य जो है मुख्य तौर पर छोटे छोटे समूहों में या टुकड़ों में बटा हुआ करते थे, और इन्हीं टुकड़ों को या इन समूहों को ही हम लोग क्या कहते थे, जन कहते थे। क्या कहते थे, इन समूहों को या टुकड़ों को जन कहा जाता था। यानी कह सकते हैं आर्य कई प्रकार के जनों में विभक्त हुआ करते थे या बटे हुए हुआ करते थे, जिसमें अगर उस समय की बात करी जाए तो 5 प्रमुख जन थे, यानी मुख्य तौर पर 5 प्रमुख जनों को जो है माना जाता था। उसमें बैठी होगी लड़की एक, चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। हाँ, जन जो थे वो मुख्य तौर पर जो है 5 समूह थे, यानी 5 जन का जो समूह था वो प्रमुख तौर पर जो है बांटा गया था, जिसमें अनु, ध्रुव, यदु, पुरुष और तुर्वस, ये 5 जन जो है उस समय के समय में सबसे प्रमुख और शक्तिशाली माना जाते थे। इनको विशेष तौर पर इन 5 जनों को एक नाम दिया गया था संयुक्त रूप में पंचजन का। पंचजन्य का नाम दिया गया, या फिर इनको जो कहा गया पंचमानुष भी कहा गया। क्या कहा गया है, पंचमानुष। ठीक है, यानी पंच मनुष्यों का एक समूह कहा गया है, पंचजन्य जो है कहा गया है। कहां पर निवास करते थे, कहां रहते थे, तो ध्यान रखना ये पंजाब में निवास करते थे। कहां पर, पंजाब में निवास करते थे, और पंजाब में भी सरस्वती नदी के किनारे। कहां पर, सरस्वती नदी के किनारे पर। किनारे का मतलब यह है कि उस समय जो है विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो कुएं या रहट वगैरह थी, लेकिन उतनी ज्यादा विकसित नहीं थी। लोग नदियों के आसपास रहना ज्यादा बेहतर समझते थे, क्योंकि इस कारण से जो है उन्हें पानी की सुविधा सबसे ज्यादा रहती थी, या जीवन की जो आधारभूत सुविधाएं थी वो बेहतर तरीके से मिल सकती थी। इसलिए जो है ये लोग क्या रखते थे, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए चाहे वैदिक सभ्यता की, ये लोग नदियों के किनारे बसते थे। जैसे अगर आज की हम लोग बात कर लें और आज हमारे पास समरसेबल